हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। साइंस का हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उनके हम आंसर समझेंगे, साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। ठीक है, तो 8th तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं और उम्मीद है मुझे कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। आज हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन बायोलॉजी का है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में लिखा है राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल। तो पहले एक बात बताइए जरा कि पता है आपको कि ये सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं। आपको पता होगा सेल होता है, सेल के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। जो सेल के पार्ट्स होते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं। ये जो सेल ऑर्गेनल होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को करते हैं। ठीक है, तो उसी में है एक माइटोकॉन्ड्रिया। इसका हमसे पूछा है फंक्शन कि ये क्या करता है आखिरकार सेल में, तो हमें बताना है कि इसका फंक्शन। ठीक है, अच्छा एक बात जरा सुनो। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, जो कि मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना। अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए, मान लो एमसीक्यू में आ जाए, विच सेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आप क्या लिखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को पावर हाउस कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करता है। तो इसका फंक्शन ये भी है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। ठीक है ना, ये एनर्जी के जनरेशन के लिए यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए काम आता है। सेकंड है हमारा राइबोसोम्स। ये भी एक सेल ऑर्गेनल है और ये राइबोसोम जो है ना प्रोटीन बनाता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। ठीक है, ये 2 इसके हमें फंक्शन लिखने थे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दिया है, अल्टरनेट क्वेश्चन दिया है, आपको इन दोनों में से एक करना था। इसमें लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल नेम द 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर करेक्ट ऑर्डर। तो हमें लिखना है, इस क्वेश्चन का मतलब पता क्या है कि हमें सेल से स्टार्ट करके 4 लेवल्स लिखने हैं ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे सबसे पहले देखो सेल होता है। ठीक है, सेल किस में प्रेजेंट होता है? टिश्यू में, यानी सेल से बड़ा होता है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन। ऑर्गन के जैसे मान लो सपोज करो हमारे लंग्स, ये एक ऑर्गन का काम करेगा। फिर ऑर्गन सिस्टम, यानी पूरा जो हमारे इसको सिस्टम कहते हैं, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म यानी हम। तो ये आप कर सकते हैं। और आई थिंक ये 9th जो क्वेश्चन है इसको आप पेज नंबर 8 पर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर आपकी बुक में 8 पर है, ये लेवल्स इसके दिए हुए हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इसमें 10th वाला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये मैंने उसके बारे में डिफरेंस मुझे लिख दी है मैंने। आपको एक बार मैं बता देता हूं, शेप प्लांट सेल की फिक्स होती है, एनिमल सेल की फिक्स नहीं होती। यानी यहां पे आप ये भी लिख सकते हो नॉट फिक्स्ड। ठीक है, इरेगुलर होती है। सेल वॉल जो प्लांट सेल होता है उसमें प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। और प्लास्टिड्स इसमें प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। आप एक बात ध्यान रखना, आप केवल 2 लिखने हैं, मैंने 3 लिखे हैं, आपको कोई से 2 लिखनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और मेरी मेहनत भी आई होप आपको पसंद आ रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से बहुत उम्मीद है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो अब ये 11th वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है हमारा। राइट एनी 3 इफेक्ट्स दैट मे बी कॉज अ फोर्स। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। हमें इफेक्ट बताने हैं जो कि फोर्स कर सकता है। बहुत इजी। देखो जो समझने वाले क्वेश्चन है, बायोलॉजी के क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि हमें याद ही करने होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि हमें फोर्स के कुछ इफेक्ट लिखने हैं। तो आप बताओ, एक मैं आपको समझाता हूं, जरा टॉपिक में आपको समझाना चाहता हूं, जरा सुनो। अगर मान लीजिए सपोज करो मेरे हाथ में मार्कर है और मैंने फोर्स लगा के इसको फेंक दिया, अभी ये मान लीजिए रेस्ट में है और मैंने इस पर फोर्स लगा दिया, तो ये मोशन में आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं ना, फोर्स कैन चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, यानी मोशन की स्टेट को वो चेंज कर सकता है। कैसे? अगर कोई मोशन में कोई ऑब्जेक्ट आ रही है तो उसको हम रोक सकते हैं, या उसके स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बहुत सारी मतलब कर सकते हैं ना, फोर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं ना। मान लीजिए हो सकता है आप क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल आ रही है, आप फोर्स लगाओगे उस बॉल को रोक दोगे। फोर्स कैन चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। पहली बात ये समझ में आ गई। चेंज इन साइज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप एंड साइज भी चेंज कर सकता है। एग्जांपल हम समझ सकते हैं बलून। बलून को अगर हम फोर्स लगाएंगे बलून के ऊपर
तो वो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल ले लें, सपोज करो आप फुटबॉल खेलते हैं, बॉल इधर से आ रही है फुटबॉल, ठीक है, आप उससे हिट करेंगे, फोर्स लगाएंगे, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं फोर्स के। ओके, 11 तक के आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और एक और बात आप प्लीज मेरी ध्यान रखें, पर्सनली मेरा एडवाइस भी है कि आपको ना कोई भी टॉपिक में डाउट आए तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहां पे मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले सकता आपका, बहुत ज्यादा मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं केवल क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूं, और उसी से रिलेटेड जो जो मैं बता सकता हूं एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन फर्दर अगर आपको कोई डाउट है किसी भी तरह का, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपको मैं आंसर दूं। ठीक है, अब देखो 12th वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है। इसमें है मोहित वाइल सीटेड ऑन द बैक डेस्क इज नॉट एबल टू रीड द टेक्स्ट रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड क्लियरली। वो बैक सीट पे बैठा है क्लास में सबसे लास्ट में, और वो जो ब्लैक बोर्ड है वहां पे लिखा हुआ उसको क्लियर नहीं दिख रहा है। अब एक बात जरा सुनो, अगर हम कभी भी दूर का नहीं देख पाते, कोई पर्सन है उसकी आई में कोई डिफेक्ट है और वो दूर का नहीं देख पाता, तो समझ लो उसे मायोपिया है। मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें पर्सन पास का तो क्लियरली देख लेता है बट दूर का नहीं देख पाता। ये डिफेक्ट जनरली बच्चों में होता है। ठीक है, आपने देखा होगा आपके क्लासमेट कोई हैं जिनको स्पेक्स लगाने पड़ते हो, कोई लेंस अगर वो लगाते हैं, तो उन्हें बच्चों को जनरली मायोपिया होता है। और जो हमारे घर में जो ओल्ड एज वाले पर्सन हैं, यानी जो हमारे यहाँ पर बुजुर्ग होते हैं, उनको हाइपरमेट्रोपिया होता है। देखो हाइपरमेट्रोपिया इसका अपोजिट होता है। हाइपरमेट्रोपिया भी एक ऐसा डिफेक्ट है जहां पर कोई पर्सन जिस डिफेक्ट के अकॉर्डिंग वो पर्सन दूर का तो क्लियरली देख पाता है बट वो पास का नहीं देख पाते, तो उसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दोनों ही डिफेक्ट है। मायोपिया आप ध्यान रखिएगा कि उसमें दूर का नहीं दिखता। आप देखो क्वेश्चन में यही कहा है, उसमें नहीं कहा, इसमें क्लियर नहीं कहा कि उसे मायोपिया है, लेकिन हमें पता लगाना है क्योंकि वो दूर बैठा है बैक सीट पर और वो व्हाइट बोर्ड नहीं देख पा रहा, तो इसका मतलब उसे मायोपिया है क्योंकि उसको दूर का नहीं दिख रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसमें ए, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन फ्रॉम विच ही इज सफरिंग, मायोपिया। ठीक है, लिख दिया हमने मायोपिया। स्टेट वन लाइकली कॉज ऑफ हिज आई डिफेक्ट, यानी ये डिफेक्ट का कॉज बताना है। इसके दो कॉज होते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने लिखा है बी का जो आंसर है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, ये भी आप लिख सकते हो। एक तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया ये भी लिख सकते हो, एक और भी लिख सकते हो। अगर मान लीजिए दो डिफेक्ट आ जाए तो आप लिख सकते हो। आपको पता है ना ये आई बॉल होता है, मैं यहां समझा देता हूं आपको। ये जो आई बॉल होता है ये यहां पे ये लेंस होता है, ये यहां पे ये हमारा आई लेंस होता है, इसको क्रिस्टलाइन लेंस भी कहते हैं। ये लेंस होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और ये आई बॉल होती है। ठीक है, और ये जो है ना ये कॉर्निया होती है, ये जो पार्ट है ये कॉर्निया होती है, ये सिलेरी मसल्स होती हैं। आपको शायद पता होगा, आपने बुक में भी फिगर देखा होगा। तो कई बार पता मायोपिया इसकी वजह से भी हो जाता है। ये जो आई बॉल है ना, आई बॉल का अंदर का साइज आपको दिखेगा नहीं आई बॉल, केवल आप तो सामने का देख पाते हो। ये हमारे आंख के अंदर ये पूरा गोल होता है, डायमीटर होता है इसका काफी, मतलब 2.3 सेंटीमीटर के अबाउट। तो ये जो आई बॉल का जो साइज है ना ये बढ़ भी जाता है कई बार, वो भी कॉज है। तो आप ये भी लिख सकते हो एलोगेशन ऑफ आई बॉल। एलोगेशन मतलब आई बॉल का साइज का बढ़ने को हम एलोगेशन ऑफ आई बॉल कहते हैं। तो उसकी वजह से भी ये मायोपिया हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है हाउ कैन इट बी करेक्टेड, यानी हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, ये लेंस लगा के, अब एक बात बताइए कौन सा लेंस है ये? साइंस का एग्जाम देने वाले हो पता तो होगा, कॉनकेव लेंस है। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, ऐसा डिफेक्ट में ना आपको शायद अभी जानकारी ले लो, 10th में भी आपको एक काम देगी, क्योंकि ये नॉलेज, क्योंकि 10th में भी ऐसा ही टॉपिक है, बिल्कुल सेम टॉपिक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी को मायोपिया होता है ना, तो ये जो रेटिना होती है, रेटिना इससे पहले इमेज बन जाती है। एक्चुअली पता क्या होता है, जैसे किसी को मायोपिया है तो ऐसे करके रेज जाती हैं ये, और यहां पे पहले ही इंटरसेक्ट कर जाती है, यानी पहले बन जाती है इमेज। तो अब ये रेज को हमें दूर करना है तो हमें पता कौन सा लेंस लगाना होता है, डाइवर्जिंग लेंस लगाना होता है। ये डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव। अब क्या होता है, रे आती तो है ये ऐसे, ये रेज को डाइवर्ट करता है, ऐसे करके डाइवर्ट होती है, फिर वो यहां पे जाके मीट करती हैं, बिल्कुल एकदम यहां पे। ठीक है, तो ये रेज नहीं होती, तो ये डाइवर्जिंग लेंस का यूज इसमें होता है, फिर ये करेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, तो आपको फिगर नहीं बनाना है, वो तो मैंने समझाने के लिए बनाया है आपको। तो इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। तो ये हमारा आंसर था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है सेक्शन सी का। 11th और 12th ये सी सेक्शन के हैं,
और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। देख रहे हो आप कितने इजी क्वेश्चंस हैं। मतलब मेन मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आपको पता कराना कि आखिरकार बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएंगे, उनका आंसर हमें कैसे देना है, कहां कहां से वो टॉपिक बन रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो किससे है। अच्छा एक बात जरा सुनो, फ्रीक्वेंसी का सीधा रिलेशन जो है ना साउंड से है। आपको जरा इस बात को ध्यान से समझना होगा। कभी भी ना साउंड अगर प्रोड्यूस होता है ना तो वो वाइब्रेशन से होता है। मालूम है आपको, जैसे सपोज करो मैंने अभी इसमें हिट किया तो इसमें वाइब्रेशन होगा और उसी की वजह से हमें साउंड सुनाई देता है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स कितने होते हैं 1 सेकंड में। साइकिल्स कह लो, वाइब्रेशन कह लो, बात एक ही है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अच्छा एक बात जरा सुनो, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो मैंने इसको हिट किया, थोड़ा हार्डली हिट किया किसी और हार्ड सॉलिड से, इसको मैंने हिट किया तो इसमें वाइब्रेशन होंगे। अच्छा एक बात जरा सुनो, हमारे घर में जो थाली होती है ना, थाली जिसमें आप खाना खाते हो, स्टील वाली, अगर आप वो नीचे गिर जाए कभी भी गलती से तो देखा आपने कितनी तेज साउंड होता है, और सडनली आपने उसको पकड़ लिया तो साउंड रुक जाता है। या आपने देखा होगा कि आपकी जो साइकिल होती है ना उसमें बैल होती है जो आप बजाते हो, अगर आप उस पर हाथ रख लोगे तब उसे बजाओगे तो वो बजेगी नहीं उतना तेज, अगर फ्री होगी तो बजेगी। क्यों? क्योंकि अगर फ्री होगी तो वाइब्रेशन होगा, अगर आपने उस पर हाथ रखा हुआ है तब उसको रिंग करने की कोशिश कर रहे हो तो वो उतना तेज नहीं बजती है। साउंड का सीधा सीधा रिलेशन वाइब्रेशन से है। तो ये होता है वाइब्रेशन। अब ये देखना होता है कि कितने वाइब्रेशन होते हैं 1 सेकंड में। जैसे सपोज करो कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है और उसमें 50 वाइब्रेशन हो रहे हैं 1 सेकंड में, तो समझ लो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50। और जैसे टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं तो यानी टाइम की यूनिट जो होती है वो सेकंड होती है, ऐसा यूनिट। ठीक है, ऐसे ही हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो मीटर में करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। ऐसी फ्रीक्वेंसी की भी एक अपनी ऐसा यूनिट होती है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, वो होती है हर्ट्ज। ध्यान रखना, उसको हम HZ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये सर्कल तो मैंने हाईलाइट करने के लिए बनाया। ठीक है, तो यानी SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, इसको HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब उसमें क्वेश्चन में पता क्या कहा है, पहले तो डिफाइन पूछिए, हाउ आर SI यूनिट एंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड रिलेटेड टू ईच अदर। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है भाई। आपको एक बात ये पता होगी, जैसे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/T होता है, मालूम है आपको ये बात? नहीं मालूम? मैं आपको बताता हूं। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो, ध्यान से समझ लो। जैसे सपोज करो, बात को अच्छे से समझना, ये टाइम पीरियड में और फ्रीक्वेंसी में मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी तो आपको समझ में आ गई ना, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि 1 वाइब्रेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। जैसे सपोज करो, जैसे किसी की फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी अगर फ्रीक्वेंसी है 2, आप जरा बात को समझना, तो इसका मतलब पता क्या है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 हर्ट्ज है, हर्ट्ज। तो इसका मतलब पता क्या है, 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशंस हो रहे हैं। यही तो बात हुई ना कि 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन हो रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो अच्छा टाइम पीरियड कितना हुआ, टाइम पीरियड पता कितना हुआ, 0.5। ये मैंने कैसे लिखा, आप जरा ध्यान से समझना। अगर 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन हो रहे हैं, 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन, तो 1 वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना सेकंड का टाइम लगेगा, 0.5 सेकंड का। कुछ बात समझ में आई ना? क्योंकि भाई 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन हो रहे हैं ना, 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन, तो 1 वाइब्रेशन कितने सेकंड में, हाफ सेकंड में, इसीलिए 0.5। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी अगर फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, तो यानी कितना, इसका मतलब पता क्या हुआ कि 1 सेकंड में 10 वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो टाइम पीरियड पता कितना हुआ, 1/10, यानी 1/10 सेकंड में एक वाइब्रेशन होगा। तो ये यूनिट होती है, और टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट सेकंड होती है, ध्यान रखना, टाइम की यूनिट लगानी। तो बस इतना ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात जरा सुनो, कभी आपको फ्रीक्वेंसी दी है, मान लो F इक्वल टू दी है 50 हर्ट्ज। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, ये मैंने जेड बनाया है, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि टाइम पीरियड निकालो, बड़ा इजी है, टेंशन मत लेना। आपको क्या करना है, टाइम इक्वल टू 1/f, तो टाइम इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/50, सॉरी, है ना बेटा, 1/50 सेकेंड्स। बात समझ में आ रही है ना आपको, बिल्कुल अच्छे से आ रही है ना? तो ये 1/50 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशन होता है, वही रिलेशन मैंने यहां पे लिखा है। अब देखो एक और क्वेश्चन कहा है इसमें,
फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इफ इट कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। बड़ा इजी सा है, 20 वाइब्रेशन 1 सेकेंड में कर रहा है तो उसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 20 हर्ट्ज। अगर ऐसा क्वेश्चन होता, देखो मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं, ध्यान से समझना। जैसे अगर मान लीजिए नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है ना, नंबर ऑफ वाइब्रेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगर मान लीजिए 100 है और टाइम है आपका 5 सेकेंड्स, तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी तो बड़ा इजी सा है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू पता है ना आपको, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ये भी फॉर्मूला लिख लेना, नोट करते जाओ प्लीज, नोट करते जाओ, अपॉन टाइम। ये टाइम सेकंड में लगाना है आपको, ध्यान रखना, टाइम इन सेकंड। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं 100 अपॉन टाइम कितना है 5 2 20, यानी अभी 20 हर्ट्ज। क्लियर है ना? अगर कभी आपको वाइब्रेशन दिए हैं तो आप टाइम से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे 20 वाइब्रेशन दिए थे, 1 सेकंड दिया था तो 20 आंसर आया। कोई ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको डायरेक्ट आंसर करना है, ठीक है? ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? टॉपिक समझ में आता है तो प्लीज कमेंट किया करो भाई, कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है और वो भाई मेरा हक है, मैं आपसे मांगूंगा, ठीक है? ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कमेंट भी आपको करना है, कितना समझ में आ रहा है मुझे जरूर बताना है, ठीक है? इसी का एक अल्टरनेट क्वेश्चन भी दिया है 13 वाले का, ठीक है? इसमें दिया है एक्सपोजर ऑफ टू नॉइज में कॉज अ नंबर ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। यानी अगर नॉइज पॉल्यूशन हो तो हमारे लिए तो हार्मफुल है ही। इन्यूमरेट एनी 3 मेजर टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन। मतलब नॉइज पॉल्यूशन को कम करने के लिए आपको कुछ एडवाइस देने हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स बताने हैं। तो बड़ा इजी है, सबसे पहले तो प्लांट लगाओ। प्लांट लगाने से कैसे नॉइज पॉल्यूशन कम होगा? प्लांट्स लगाने से पॉल्यूशन तो कम होता ही है, एयर पॉल्यूशन भी कम होता है, लेकिन नॉइज पॉल्यूशन भी कम होता है। उसकी लीव्स जो है ना साउंड को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है? और आपको ये अब लिख सकते हैं अपनी तरफ से बना के, ये आप आराम से लिख भी सकते हैं। ये पेज नंबर 230 पे है, इसका पूरा आंसर 230 पे है। लेकिन जो मुझे कॉमन है, याद है, वो मैं आपको बता देता हूं कि आप जो है, अगर हम मान लो डीजे ना चलाएं, समझ रहे हो ना, ऑटोमोबाइल्स में साइलेंसर लगे होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सब चीजें ऐसे हैं जो हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन 13th वाला हो गया। 14th वाला क्वेश्चन आपका आ नहीं रहा है, वैसे ये अगर आए तो आप लिख देना, जुपिटर इज कॉल्ड जोवियन प्लेनेट, ये आप लिख सकते हो, ठीक है? इनके आंसर्स वैसे भी थ्योरी वाले हैं, समझने वाला इसमें कुछ है नहीं। 14th 15th वाला अर्थक्वेक से है, वो भी इस बार शायद नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा मालूम पड़ा है, ठीक है? तो 15th क्वेश्चन भी आपका आ नहीं रहा है। 16th वाला क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि ये सोर्स ऑफ एनर्जी से है, ये हम समझ लेते हैं। इसमें क्या दिया है, नेम एनी 2 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। बड़ा इजी है, पेट्रोलियम जो हम अर्थ से लेते हैं, उसी से तो पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन ऑयल निकलती है, एलपीजी निकलती है। कितने सारे बता दिए? 4 बता दिए, कोई तो 2 लिख देना, मैंने यहां 3 लिख दिए हैं, ठीक है? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एटसेट्रा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लेना, जब भी मैं दर्द और हूं स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? तो ठीक है। अब इसमें क्या है, नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एज क्लीनर फ्यूल। नेचुरल गैस के बारे में हमने बात की थी ना, क्या फॉर्मूला होता है नेचुरल गैस का, मालूम है इसको कैसे लिखते हैं? CNG, और इसका फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है? यहां लिख दूं, चलो यहां लिख देते हैं, यहां लिख दें CNG, इसका फॉर्मूला होता है CH4, यानी इसको मीथेन भी कहते हैं, ध्यान रखना, मीथेन, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है? अब ये क्लीनर फ्यूल क्यों है? जो अभी ना जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, वो मोस्ट ऑफ जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, वो इसी पे कर रही हैं कि मतलब CNG वाली गाड़ी चला करें, उनके जो CNG वाले व्हीकल है ना वो चलें, क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल है, अच्छा फ्यूल है, दैट्स वाई ये यूज होता है। लेकिन इसको क्यों कंसीडर करते हैं कि क्लीनर फ्यूल है? तो एक बात ये ध्यान रखना कि क्लीनर फ्यूल क्यों है मीथेन। ये CO2 रिलीज तो करता है, क्योंकि कार्बन इसमें है तो CO2 निकलेगी, बट कम अमाउंट में निकलती है, ठीक है? इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कैलोरीफिक वैल्यू शायद आप जानते होंगे ना, कि मतलब कितनी एनर्जी 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने में निकलती है, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है? तो इसके रीजन 2 लिखने हैं। और एक और बात, ये कोई ऐश नहीं छोड़ता, समझते हो ना, जो राख होती है ना वो नहीं बचती, इसीलिए क्लीनर फ्यूल की कैटेगरी में आता है। तो मैंने 2 लिख दी हैं। इट प्रोड्यूस CO2 इन लेसर अमाउंट, ठीक है? इट लीव्स नो ऐश पार्टिकल्स, ठीक है? तो ये 2 इसके पॉइंट्स हो गए, ठीक है? अब 16th के एक अल्टरनेट क्वेश्चन भी हमें दिया है, डिफाइन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये भी। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल कैसे बनता है भाई? कोल कैसे बनता है आपको पता है ना, कि अगर मान लीजिए प्लांट्स, एनिमल कहीं दब जाएं
और मिलियंस ऑफ ईयर में उसके अंदर टेम्परेचर, प्रेशर, उनमें केमिकल चेंज होता है तो वही कोल बन जाता है। बहुत टाइम पहले अभी जो कोल हम माइन करके निकालते हैं ना, ये प्लांट्स और एनिमल ही दब गए थे वहां पर, तो वो प्लांट्स, एनिमल और जो भी जितनी भी चीजें हैं वो सब दब गई। हाई प्रेशर, टेम्परेचर की वजह से केमिकल चेंज उसमें हुआ तो वो कोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो वही कोल है, उसका पूरा प्रोसेस आप पेज नंबर 111 से देख सकते हैं। ओके, अब हम आ गए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये आ नहीं रहा है क्योंकि एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन इस बार नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई मैं नहीं बता रहा हूं। और वैसे भी थ्योरी वाले हैं, आप अगर चाहें तो बुक से देख सकते हैं। सीवेज वाला भी नहीं आ रहा है, ठीक है, 18 भी नहीं आ रहा है, 19th वाला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। राइट द नेम एंड टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, ये जो कर्ड फॉर्मेशन है ये लैक्टोबैसिलस, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूज होता है। फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया में फंजा यूज होता है, और प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन में पेनिसिलिनम नोटेटम होता है। ठीक है, ये कुछ आंसर्स हैं और आई होप आपको समझ में आए होंगे। बाकी के क्वेश्चंस और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वैसे भी ना ये थोड़ा सा वीडियो मैंने शॉर्ट बनाई है और मैंने जल्दी जल्दी आपको आंसर बताए हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है, आप भी परेशान हो जाओगे, टाइम कम है, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है, बहुत कुछ आपके बारे में सोचता हूं मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। समझ में आया होगा? चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।